दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं यंग कार्डियोलॉजिस्ट और कम समय में ही इन्होंने काफी अपना नाम कमा लिया है। मैं थोड़ा सा इनका परिचय दे देता हूं। इन्होंने एमबीबीएस के बाद एमडी किया मेडिसिन में और उसके बाद से इन्होंने स्पेशलाइजेशन अपना किया है कार्डियोलॉजी में। और आजकल मेरठ शहर में है और मेरठ शहर का जो चिकित्सा महाविद्यालय है LLRM मेडिकल कॉलेज, उसमें ये आजकल कार्यरत हैं। और सबसे खुशी की और बड़ी बात यह है कि इन्होंने यहाँ आकर के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम इन्होंने यहाँ पर शुरू करा दिए हैं। एंड द इंस्टीट्यूट इज कमिंग अप वेरी फास्ट इन दिस डायरेक्शन। तो धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ, आज हम बात करना ये चाहते हैं कि पहले तो ये बताइए कि हार्ट डिजीज जो है वो कॉमन हो गई है आजकल। मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर कॉमन बीमारी मानी जाने लगी है, वैसे ही आजकल हार्ट डिजीज जो है वो काफी कॉमन हो गई है। इसके पीछे कारण क्या है? सर, जैसा कि आपने कहा कि सर हार्ट शुगर और बीपी तो मुख्य कारण शुरू से ही रहे हैं जो दिल की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मगर आज के समय पे अगर आप देखेंगे तो युवा वर्ग में जो मुख्य कारण है दिल की बीमारियां होने के, वो मुख्यतः है धूम्रपान, स्मोकिंग, और जो अलग और नशे हैं जैसे कि अल्कोहलिज्म हो गया, कोकीन या अदर ड्रग अब्यूज हो गए। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो दिल की बीमारियों को बढ़ाता है यंग पेशेंट्स में। इसके अलावा आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रेस, जो लाइफस्टाइल है हर आदमी की, वो काफी ज्यादा व्यस्त हो गई है। और इसके कारण से क्या है, सब आदमी के पास समय नहीं है किसी भी काम के लिए, जिसके कारण से क्या है कि मोटापा बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, खान पान का काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है हर किसी को, जिसके कारण से हृदय की बीमारियां काफी ज्यादा लोगों में होने लग गई हैं इस समय। आप किसी भी वर्ग में देख लें, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे ओल्ड एज पेशेंट हो, सभी में इस समय हार्ट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा पहले के मुकाबले बढ़ गई है। तो इसका कारण जो है, जैसे आपने बताया, खान पान है और दूसरा है स्ट्रेस है और यस सर। तीसरा आपने बताया कि ब्लड शुगर, और ये भी एक कारण हो सकते हैं, मोटापा भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल सर। ये बताइए कि क्या जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, यस सर। जैसे मैं भी पेरेंट हूं और मैं भी देखता हूं बच्चों को या सुनता हूं, उनका रूटीन जो है वो डिस्टर्ब है। मतलब मोस्टली वो रात भर जगे रहते हैं और दिन भर सोते यस सर। हैं। और जब उनका थोड़ा वजन वगैरह बढ़ जाता है तो वो स्किप मील वगैरह भी करने लगते हैं, है यस ना? सर। तो यस सर। ये सब फैक्टर भी क्या इंक्लूड होते हैं, मतलब कॉज हो सकते हैं? बिल्कुल सर। सर एक्चुअली क्या है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई होने के कारण से प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, जिसको जो हम शरीर को बोलते हैं, जो कि मेनली चीज़ों को कंट्रोल करती है, हार्ट को मेनली कंट्रोल करती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ओपीडी में ऐसे पेशेंट आते हैं, जवान बच्चे आते हैं जिनकी धड़कन बहुत बड़ी रहती है, या धड़कन बहुत कम चल रही है, या कम समय में ही बीपी हो गया है। तो ये सब मुख्य मुख्य कारण इसका होने का सिंपैथेटिक एक्टिविटी है बॉडी की, जिसको बढ़ाने का कारण यही सब रीजंस हैं, जैसे कि ज़्यादा मोबाइल देखना, रात में ज़्यादा समय तक जागना, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस से भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। और ये यंग एज में शुरू होती है, और अगर इसको अवॉइड किया जाता है उस समय, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो आगे जाकर के ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है, जिसको फिर अपन कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट अटैक के रूप में देखते हैं। अच्छा, अभी जैसे कुछ खबरें आ रही थी, जैसे कि राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक हुआ और कुछ यंग आर्टिस्टों को, फिल्मी दुनिया के आर्टिस्टों को हुआ। मैं भी पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले अखबार में, मैंने खबर देखी कि एक बच्चा जो ट्रेडमिल पर ही, वो ट्रेडमिल ट्रेडमिल नहीं, जो एक्सरसाइज की जो होती है वो ट्रेडमिल ही, उस पर वो एक्सरसाइज करते करते उसको वो गिर गया, बेहोश हो गया, और जब तक हॉस्पिटल ले गया तब तक वो कोलैप्स कर गया। यस तो सर। क्या मतलब, जैसे बॉडी, जैसे आपने बताया स्ट्रेस काफी होता है, बॉडी स्ट्रेस भी इसमें कोई फैक्टर हो सकता है इसके लिए?
सर इस तरह के एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट होने के कुछ मुख्य कारण हैं सर। उसमें एक मुख्य कारण होता है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सर ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि अचानक से धड़कन गड़बड़ हो जाती है किसी भी मरीज की। और सर इसके होने का मुख्य कारण होता है एक्सरसाइज। अगर अगर आप तेज दौड़ रहे हैं, या आप अगर पहले से कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कोई एक्सरसाइज कर भी रहा है, वो एक्सरसाइज ज्यादा अमाउंट में बढ़ गई है किसी भी कारण से, तो क्या होता है कि हार्ट के किसी भी एक पॉइंट से एक धड़कन अलग से निकलती है। वो धड़कन क्या है, पूरे हार्ट को कंट्रोल कर लेती है, और उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो जो सर एक मेन कारण होता है अचानक से किसी को भी अटैक पड़ने का, या सडन कोलैप्स होकर कार्डियक अरेस्ट होने का मेन कारण होता है सर। सर सेकंड कारण होता है कि किसी में कोई प्लाक है, या कोई फैट का जमावट है नालियों के अंदर, जो कि स्टेबल है, जो कि नॉर्मल रूटीन वर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मगर एक्सरसाइज करते वक्त अगर वो प्लाक टूट गया किसी भी कारण से, और अचानक से आर्टरी बंद हो गई विदाउट विदाउट एनी कॉज, कुछ भी नहीं है, केवल दौड़ रहा है उस समय वो, और अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो जैसे ही ब्लॉक होगी उसको अटैक पड़ेगा, और उसमें भी उसी कंडीशन में भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, उसको वीटी होएगा, और वो कोलैप्स कर जाएगा। तो सर दोनों सूरतों में सर बेसिकली क्या, वीटी इज द मेन कॉज फॉर ऑल दिस थिंग्स, जिसके कारण से अरेस्ट होता है। अच्छा, ये प्लाक जो जनरली जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है जनरली ना? यस सर, यस सर। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल जो होता है, या फिर यस मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ जाता है, तो बिल्कुल यंग सर, यस लोगों सर। में भी ये बढ़ जाता है? सर यंग लोगों में सर मेनली सर कुछ कंजेनिटल बीमारियां होती हैं, वंशानुगत बोलते हैं जिनको, कि जो कि फैमिलियल हिस्ट्री हो सकती है, या कुछ वैसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि सर उनको पता भी नहीं होता है कि इस तरह कोई इंसिडेंट्स है। सर आप मुख्यतः देखेंगे कि पुलिस पुलिस भर्ती में या आर्मी की रैली में कुछ लोग गिर गए अचानक से और कोलैप्स हो गए। सर वो पेशेंट जी। सारे ऐसे ही होते हैं जिनमें कि बीटी हो जाता है अचानक से, और वो गिर जाते हैं, क्योंकि सर वो पेशेंट का हार्ट काफी प्रोन होता है इस तरह की चीजों को होने के लिए, इसके बारे में पता होता ही नहीं है, क्योंकि कभी इको वगैरह होती नहीं है, कोई जांच होती नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। सर इसके कारण मेन दिक्कत होती है जवान बच्चों में ये होने का। अच्छा, तो ये यस जो सर। जैसे आप वीटी बता रहे हैं, जो ये इसका जो मतलब थोड़ा ऐसे समझाइए कि लोगों को भी समझ में आ जाए कि वीटी का क्या मतलब एक्चुअली होता है। सर एक्चुअली ऐसा है कि मतलब हर किसी के लिए ये चीज संभव नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ, मगर अगर कोई आदमी कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है, या कुछ भी ऐसा काम करने जा रहा है जिसमें उसको लंबा दौड़ना है, या उसकी जरूरत से ज्यादा उसके शरीर पर लोड पड़ेगा किसी भी कारण से, तो उसको पहले एक बार एटलीस्ट एक ईसीजी और एक इको हार्ट का पक्का करा लेना चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए कि मोटा मोटा कोई दिल की दिक्कत तो नहीं स्टार्ट हो रही है। कई बार सर ईसीजी में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि कंजेनिटल ब्रुगाड़ा सिंड्रोम है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, या पोटेशियम इंड्यूस कोई जो प्रॉब्लम चल रही होती है, वो काफी चीजें इसी के बेसिस पे ही पकड़ में आ जाती हैं कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, और ऐसे लोगों को शुरू से ही मना कर दिया जाता है कि आपको ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी है। इको में सर हम काफी चीजें पकड़ते हैं, जैसे कि एचओसीएम है, इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, या सर रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, या और भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दिल मोटा हो जाता है काफी ज्यादा। अगर इसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है, पहले से यही जानकारी होती है कि हाँ ऐसा कुछ हो रखा है, तो ऐसे लोगों को हम अवॉइड एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे एक्सरसाइज ना करें जिसमें आपके हार्ट पे ज्यादा लोड पड़े, और हार्ट आपका कोलैप्स कर जाए किसी भी कारण से। इसमें आप दो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक तो जैसे मान लीजिए कि हार्ट अटैक किसी को हुआ, यस सर। और वो उसको एक सवा घंटे के अंदर उसको अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बच जाते हैं। यस सर। कुछ लोग होते हैं वो इमिडिएटली, जैसे एक मेरे परिचित थे, वो अर्ली इन द मॉर्निंग उनको अटैक हुआ, और वो घर में किसी को आवाज भी नहीं लगा पाया, ही कोलैप्स्ड इन द मतलब वॉशरूम इटसेल्फ। यस सर। यस सर। और तीसरा होता है कि आप सो रहे हैं और सोते सोते आपका हार्ट जो है वो कोलैप्स कर गया। ये तीनों को थोड़ा यस सर। सा समझाइए थोड़ा सा। सर जो आपने बोला कि सबसे पहले कि किसी को अटैक पड़ा है, तो वो समय पे अगर पहुंच जाए ऐसी जगह पे जहां पर उसका चिकित्सा हो जाए या उसको ट्रीटमेंट हो जाए, चाहे वो स्टंटिंग के रूप में हो, चाहे वो दवाइयों के रूप में हो। सर अगर 100 आदमियों को या पेशेंट्स को अटैक पड़ेगा, तो सर उसमें केवल 70 ही अस्पताल पहुंच पाते हैं, 30 तो रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। सर ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो पहुंच ही नहीं पाता है। और सर जो 70 मरीज पहुंचते हैं उसमें भी कई बार वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उनको प्रॉपर इलाज मिलता नहीं है, जिसके कारण से वो 20 पेशेंट उसमें से आप और मान लीजिए कि जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो कम केवल 50 पेशेंट ही हमारे पास पहुंच पाते हैं प्रॉपरली। और सर उसमें भी काफी मरीज ऐसे होते हैं जो कि केवल दवाइयां लेकर के आ गए, और उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला है। तो सर इसका मेन प्रॉब्लम जो होती है इसके कारण से कि अटैक पड़ने के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो हार्ट की पंपिंग जिसको हम बोलते हैं एलवीईएफ, वो कमजोर हो जाता है।
60% 65% वाला जो हार्ट काम कर रहा होता है, अगर वो 30-35% पे आ जाता है, तो उसके बाद मरीज को लंबे समय तक काफी प्रॉब्लम बनी रहती है। दूसरा सर आपने बोला कि जो अचानक से रात में अर्ली मॉर्निंग जो प्रॉब्लम होती है, सर उसमें भी पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं होता है, वीटी या वीएफ जिसको अपन बोलते हैं कि सर अटैक पड़ा, प्लाक रप्चर हुआ, आर्टरी बंद हुई, और बंद होती हार्ट की सप्लाई जैसे ही बंद होती है वैसे ही उसके हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाती है, जिसको अपन वीटी या वीएफ कहते हैं, और सर वो पेशेंट तुरंत विद इन सेकेंड्स या मिनट्स कोलैप्स हो जाता है। तो सर ऐसी सूरतों में सबसे ज्यादा जरूरी ये रहता है कि जो पेशेंट जो पहले से फॉलोअप में है या दवाइयाँ खा रहे हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको अपने बारे में पता है कि हाँ उनके फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है, आइदर कोलेस्ट्रॉल की हो या बीपी या शुगर की हो, ऐसे लोगों को रूटीन चेकअप अपना नॉर्मल हर 6 महीने साल भर में कराते रहना चाहिए, ताकि उनको अपने बारे में जानकारी रहे कि क्या होने वाला है। जैसे वो कुछ लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए अटैक हुआ और हमने जो है वो एक दवा रख ली अपनी जुबान के नीचे, यस सर। सॉल्बिट्रेट बोलते हैं, तो यस उससे सर। उससे क्या फर्क पड़ता है कुछ? सर सॉर्बिट्रेट एक अच्छी दवाई है, मगर सर बाईं तरफ की आर्टरी का अटैक, जिसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट मेन या एलएडी का अटैक पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड की आर्टरी का, उसपे तो सर ये कारगर होती है, मगर कई बार राइट साइड की अगर आर्टरी ब्लॉक होती है, जिसको हम आरसीए कहते हैं, सर उसमें काफी हानिकारक होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि इसका एक मेन साइड इफेक्ट होता है कि बीपी कम कर देती है बॉडी का, पेशेंट का। तो सर अगर इस गोली को जबान पे रखते हैं तो कई बार पेशेंट बीपी बहुत कम हो जाता है इसके कारण से, और वो पेशेंट आता है कि उसका शॉक में आ गया है, 70-80 बीपी आ जाता है अगर उसकी आर्टरी आलसीए या एलसी बंद होती है। तो सर एडवाइस तो रहती है कि हम सॉर्बिट्रेट लें, मगर हमारी हमारी एडवाइस ये है कि आप उसको भी रखने के पहले अगर कहीं प्राइमरी जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पर आपको ट्रीटमेंट मिल जाए, आप वहां पहुंच जाएं। सॉर्बिट्रेट रखने की जगह आप ज्यादा बेटर है कि आप आती है कैप्सूल इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम की, या क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम की। ये दो दवाइयां ऐसी हैं जो आपके खून को पतला कर देंगे तुरंत, किसी भी रूप का अटैक पड़ा होगा तो आप अगर ये दवाइयां खा लेंगे तो ये तुरंत काम करना शुरू कर देती है बॉडी के अंदर। तो ज्यादा एडवाइजेबल ये है कि आप इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल नाम की दवाइयों को लें। तो इकोस्प्रिन जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है, मतलब इमीडिएट प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है, या इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है? बिल्कुल सर, सर दोनों इसके दोनों ही फायदे हैं सर। ये इमीडिएट फायदा करती है और सर लॉन्ग टर्म में भी काफी ज्यादा फायदा करती है सर ये। अच्छा, वो जो तीसरा मैंने कहा था कि सोते सोते लोगों को अटैक आ गया, वो पता भी नहीं चलता और वो सोए के सोए रह जाते हैं, इसके पीछे क्या यस कारण सर। हो सकता सर सेम रीजन है, सर सेम रीजन है कि सर आर्टरी में सर बेसिकली अटैक पड़ने का सिर्फ सर एक ही मेन कारण है, प्लाक का रप्चर होना किसी भी सूरत में। सर वो किसी भी कारण पेशेंट को हो सकता है, वो स्मोकिंग करता हो, वो डायबिटिक हो, ओल्ड एज पेशेंट हो, यंग पेशेंट हो, कोई भी हो। सर जैसे ही प्लाक रप्चर करता है, प्लाक रप्चर करते ही आर्टरी ब्लॉक हो जाती है पूरी तरीके से। या सर कई बार क्या होता है कि 80% 90% ब्लॉकेज पड़ी रहती है, पेशेंट को पता नहीं होती है उसके बारे में, और वो आर्टरी अचानक से रात के समय 100% हो गई। सर ये सर प्रॉब्लम होने का मेन का समय होता है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 6 बजे के बीच में। सर उस समय क्या होता है कि ज्यादातर लोग अपनी गहरी नींद में होते हैं, और उसको हम बोलते हैं रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। सर इस टाइप की स्लीप के समय पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बॉडी की सबसे ज्यादा होती है इस समय। और बीपी भी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है कि आप अगर देखेंगे तो अर्ली मॉर्निंग बीपी जो शूटअप करता है वो यही इसी समय बढ़ता है। तो सर बीपी बढ़ गया या किसी भी कारण से सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ती है तो प्लाक रप्चर हो जाता है और आर्टरी बंद हो जाती है पूरी तरीके से। उसका परिणाम स्वरूप वीटी या वीएफ होता है, और सर कार्डियक अरेस्ट होता है, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है सर ऑन द बिस्तर पे ही सर, लेटे लेटे ही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कुछ कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो दवाइयों से भी लंबे समय तक मतलब मतलब उनको ट्रीट किया जा सकता है, और कुछ में इंटरवेंशनल करना पड़ता होगा। तो मतलब जैसे एज ए डॉक्टर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन के लिए सुटेबल है या ये इसके लिए इंटरवेंशन करना पड़ेगा कुछ? सर गाइडलाइंस के हिसाब से सर हर मरीज को आप एंजियोग्राफी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको भी अटैक पड़ा होता है, या सर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना या एनस्टेमी या स्टेमी। सर सारे पेशेंट्स में ये एडवाइजेबल होता है कि अगर वो प्राइमरी सेंटर में जहाँ पर कैथ लैब सुविधा उपलब्ध है, सर ऐसी जगह पर अगर वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर एंजियोग्राफी पक्का करवाएं। सर उसका फायदा ये होता है कि एंजियोग्राफी करने से हमें ये पता होता है कि बीमारी कितनी है आर्टरी में। सर कोई पेशेंट है जिसकी 50% का प्लाक है, या 60% का है, या 90% का है, या पूरी आर्टरी ब्लॉक है, तो सर जजमेंट लेना काफी आसान हो जाता है कि इसको पेशेंट को दवाइयों पर रखना है कि हमें इस पर कोई इंटरवेंशन करना है। अगर सर वो पेशेंट प्राइमरी केयर सेंटर पे जहाँ पर कैथ लैब सुविधा नहीं है, वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारण से, और सर हम दवाइयों पे ही कंट्रोल चल रहा है,
तो अगर उसको वहाँ पर डॉक्टर उसको एडवाइस कर दें कि हाँ आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको कैथ लैब सुविधा मिल जाए, जहाँ आप जांच करा सकते हैं, तो सर ऐसी जगह पे उसको पक्का जाना चाहिए और जांच करानी चाहिए। इस समय सर आज के टाइम पर तो माननीय मोदी जी के टाइम पर तो काफी ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत काफी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और एंजियोग्राफी भी काफी जगह बिल्कुल मुफ्त हो रही है, फ्री हो रही है। तो एडवाइस ये है कि सारे लोग जाएं, आयुष्मान भारत के अंदर करवाएं। जिनके पास पैसे की सुविधा है वो पैसे से करवाएं। सरकारी अस्पतालों में बहुत सस्ता इलाज हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे काफी सस्ता इलाज हो रहा है। तो हर पेशेंट को एक बार एंजियोग्राफी पक्का करा लेनी चाहिए, उससे ये पता लग जाए कि उनकी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है। उससे हमें आइडिया रहता है कि हमें आगे क्या करना है, फ्यूचर क्या करना है हमें उसका। अच्छा। तो जैसे जो मान लीजिए कि अगर हमने मतलब करा लिया, एंजियोग्राफी करा ली, और एंजियोग्राफी में ये पता चलेगा कि हमें इंटरवेंशन करना है या मेडिसिन पे रखना है, मतलब आप यही कहना यस चाह सर। रहे हैं ना? यस सर। सर एंजियोग्राफी करने के बाद उसमें गाइडलाइंस होती है कि सर जो अगर किसी आर्टरी में ब्लॉकेज 70% के ऊपर है तो ही सर उसमें इंटरवेंशन करना होता है। अगर 70% नीचे कोई ब्लॉकेज होती है तो दवाई पे काम चलता है। उसमें ये माना जाता है कि जो आर्टरी का ब्लड फ्लो का सप्लाई है वो इतना क्रिटिकल नहीं है कि वो उसमें कुछ इंटरवेंशन करना पड़े, दवाई पे काम चल जाता है सर उनका। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आर्टरी जो है वो 60% या 70% अगर ब्लॉक है, तो यस दवाइयों सर। के साथ साथ योगा और बहुत सारी और चीजों का भी कहने करने से कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल सर, आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जिन पेशेंट्स में हमें मिलता है कि आर्टरी के ब्लॉकेज 70% से नीचे होती है, उसमें से हम एडवाइस करते हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, धूम्रपान, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म बंद कर दें, डायबिटीज कंट्रोल रखें, मोटापा कम करें, योगा करें, रेगुलर वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, सर सारे काम करें। जिसके फलस्वरूप सर हमने कई बार देखा है कि जब हमने दोबारा से एंजियोग्राफी करी है इनके 6 महीने, साल भर बाद या 2 साल बाद, तो सर कई मरीज ऐसे आते हैं जिनमें कि हमें ब्लॉकेज कम भी हो जाती है। 70% सर ब्लॉकेज थी, सर वो 60% पे आ गई, 50% पे आ गई। तो सर ऐसा भी हमें मिलता है। तो सर ये काफी ज्यादा अच्छा एडवाइस रहता है कि वो अपने सारी रूटीन वर्कों को करते रहें। तो एंजियोग्राफी कितने मतलब महीनों बाद या कितने साल बाद करा लेना चाहिए एक बार फिर से? सर अगर पेशेंट की एंजियोग्राफी नॉर्मल है एक बार सर, तो नॉर्मली सर 4 से 5 साल तक तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती उस पेशेंट को। मगर सर अगर किसी को ब्लॉकेज ज्यादा है और वो पेशेंट अगर दिक्कत बता रहा है, सिम्टम बता रहा है बार बार कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, तो ये इंडिकेशन होता है कि दोबारा से उसकी एंजियोग्राफी करी जाए। अगर उसको दिक्कत नहीं होती है, वो ठीक चल रहा होता है, तो 3 से लेकर 4 साल के बीच में एक बार जांच होनी चाहिए। और अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो आप जैसे कि स्टंट प्रेफर करते हैं, ये यस सर। बाईपास की जरूरत कब पड़ती है? सर डायबिटिक पेशेंट हो और उसकी तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज मिले, या डायबिटिक पेशेंट हो उसकी मेन आर्टरी में ब्लॉकेज मिले, या विदाउट डायबिटीज पेशेंट भी हो और अगर सारी आर्टरीज ब्लॉक ब्लॉक लग रही हैं 100% या 90%, उसमें लग रहा है कि पेशेंट को बाईपास से ज्यादा फायदा मिलेगा, या गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर लेफ्ट मेन या ट्रिपल वेसल डिसीज किसी पेशेंट में मिलती है, तो सर उसमें फर्स्ट ऑप्शन बाईपास का होता है। सेकंड ऑप्शन सर स्टंटिंग का होता है कि अगर पेशेंट बाईपास के लिए मना करता है या किसी कारणवश उसका बाईपास नहीं हो सकता है, तो फिर स्टंटिंग की जाती है सर ऐसे पेशेंट्स में। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था और तो उसमें ये था कि स्टंट की भी अपनी एक लाइफ होती है। जैसे मान लीजिए एक बार यस स्टंट सर। डलवा लिया, यस सर। तो कितने साल बाद स्टंट बदलवाना चाहिए? क्योंकि स्टंट में भी तो प्लाक जमा हो सकता है अगर मान लीजिए बिल्कुल सर, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर स्टंट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बेयर मेटल स्टंट, जिसमें सर कुछ भी दवाई नहीं होती है। एक होता है सर ड्रग एलुटिंग स्टंट, सर इसमें दवाइयां होती हैं। वो दवाइयों का काम जो प्लाक होता है उसको स्टेबलाइज करके रखना होता है ताकि प्लाक और प्रोग्रेस ना करे उस स्टंट के अंदर। सर ये दवाइयां जो होती हैं ये स्टंट से 6 महीने से लेकर साल भर तक धीरे धीरे करके रिलीज होती रहती हैं, ताकि स्टंट बंद ना हो और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सर स्टंट डालने के बाद सबसे मेन बात ये रहती है कि जो मरीज है वो डॉक्टर की सलाह पूरी तरीके से माने, धूम्रपान या नशा बंद कर दे, दवाइयां नियम से खाए, सारे परहेज माने, रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज करे, मोटापा, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल रखे। सर ऐसे पेशेंट्स में स्टंट काफी लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि जो स्टंट एक बार हम जो डालते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं वो। तो अगर सारे परहेज प्रॉपर्ली उसमें चलते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी होते हैं पेशेंट्स को, और मरीज के स्टंट बढ़िया चल रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर सर अगर स्टंट पे अगर पेशेंट सारे परहेज नहीं मान रहा होता है, दवाइयां नहीं खा रहा होता है, या जो ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करता है, या नशा करता रहता है, तो सर ऐसे पेशेंट में स्टंट में खराबी कभी भी आ सकती है। उसमें स्टंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, पेशेंट के लेवल से प्रॉब्लम होती है सर उसमें। अच्छा, तो मतलब अगर मेडिकेटेड स्टंट डाला जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है मेरे ख्याल से। सर आज आज के टाइम पर सर केवल मेडिकल स्टंट ही डाले जाते हैं। सर बेयर मेटल स्टंट बंद हो गए हैं आजकल, वो नहीं डालते हैं सर।
तो एक था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दवाइयां जो दी जाती हैं, यस सर। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं, और मैं भी उसमें से एक हूं। तो यस लंबे समय से दवाइयां खाने का साइड इफेक्ट्स भी होता है कुछ? बिल्कुल होता है सर। सर दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स हैं, मगर जो एफडीए अप्रूव्ड जो नई लेटेस्ट दवाइयां सारी सर इस समय जो मार्केट में है, वो सर काफ़ी सेफ हैं। वो रीनल सेफ भी हैं, किडनी और लीवर के हिसाब से काफ़ी सेफ हैं, और डायबिटिक पेशेंट के हिसाब से भी काफ़ी सेफ हैं। तो सर लॉन्ग टर्म लेने पे उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने तो अभी तक नहीं देखा है किसी पेशेंट में ऐसे लॉन्ग टर्म दवाई लेने से कोई साइड इफेक्ट हुआ हो। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, या निकोराइडिल कुछ दवाइयाँ देते हैं जो पेन किलर्स होती हैं, जब जो हार्ट के पेन को कम करती हैं। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो समय समय पे अगर मरीज हमें उसके बारे में बताता रहता है, तो दवाइयों को मॉडिफाई करते रहते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली। वैसे सर जो गाइडलाइंस के हिसाब से कम 2 से लेकर 3 साल तक मरीज को दवाइयाँ प्रॉपर्ली खानी चाहिए इंडियन सेटअप में। सर फॉरेन सेटअप में तो सर दवाइयाँ 6 महीने साल भर में ही लोग काफी कम कर देते हैं। बट चूंकि इंडियन सेटअप में इतना ज्यादा पेशेंट अवेयर नहीं रहता है चीजों के बारे में, तो कम से कम 2-3 साल तक दवाई खानी चाहिए रेगुलर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए स्टैंडल वाली, या उसके बाद से मान लीजिए, या दवाइयां दवाइयां से हम काम चला रहे हैं, या उस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यस सर। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल यस के सर। पैमाने जो होते हैं, वो क्या रेगुलर कराना चाहिए? बिल्कुल सर। सर स्टंट डलने के बाद या किसी पेशेंट में स्टंट नहीं भी डाला गया है, सर हर उस पेशेंट में कम से कम साल भर में एक बार तो एटलीस्ट वो अपने जांच करवाए, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की, चेकअप होते रहना चाहिए। और उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि उसका जो गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कैसा चल रहा है, और उसमें क्या ट्रीटमेंट देना है या क्या मॉडिफिकेशन करनी है, सर ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ये इसमें एक टर्म होता है ट्राइग्लिसराइड, ये यस सर। वो क्या ज्यादा खतरनाक होता है सर अगर दो तरह के एलिवेट? कोलेस्ट्रॉल हैं। यस सर। सर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है सर, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक सर बैड कोलेस्ट्रॉल है। सर गुड कोलेस्ट्रॉल सर केवल एक ही है, एचडीएल। और सर जितने भी है वो सारे बैड कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं सर, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे एलडीएल हो, चाहे वीएलडीएल हो। सर ट्राइग्लिसराइड सर जो है वो सर मेनली इन सब में सबसे ज्यादा खराब होता है, खतरनाक होता है। क्योंकि सर अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा बड़ा रहता है तो प्लाक के रप्चर होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी कहीं पर भी सर, ऐसा नहीं है कि केवल हार्ट की आर्टरीज में ही ब्लॉकेज होता है जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर के किसी भी अंग में अगर कहीं प्लाक जमा हो रहा है या ब्लॉकेज हो रही है, और उसका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल गड़बड़ चल रहा है, तो कहीं भी प्लाक रप्चर हो सकता है, कहीं की भी आर्टरी बंद हो सकती है। तो सर ट्राइग्लिसराइड लेवल को और एलडीएल लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एचडीएल कैसे बढ़ाया जा सकता है? सर एचडीएल को बढ़ाने के सर 4-5 मुख्य कारण हैं सर। एक तो है सबसे ज्यादा बड़ा, स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर कोई करता है उसको बंद करना चाहिए उसको। सर सेकंड है रेगुलर वॉकिंग। सर जो जितना अच्छा वॉक करता है या एक्सरसाइज करता है, उसमें उतना अच्छा आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा मिलेगा आपको उसमें। तीसरा है कि सर अगर उसका शुगर या बीपी अनकंट्रोल चल रहा होता है तो वो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करे। चौथा है सर मोटापा, वजन। अगर वजन कम कर लेगा तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है सर। तो ये बताइए कि एक आखिरी सवाल पूछने से पहले एक चीज और जानना चाहता हूं। अभी कोरोना यस जब सर। हुआ था पिछले साल, यस सर। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो कोरोना में जिनका ट्रीटमेंट हुआ, अब वो, यस सर। आपको तो पता ही है, सबको एक कॉमन वो ड्रग दिया जाता था, बहुत बहुत सारे लोगों को एस्टेरॉइड वगैरह भी दिया गया। यस सर। तो उसके बाद हार्ट अटैक के केसेस काफी बढ़े। तो इसके यस पीछे सर। कारण क्या हो सकता है, कोरोना या जो मेडिकेशन हुआ वो? सर कोरोना इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल है सर। जो स्टडीज पब्लिश हुई थी, जो हमने स्टडी पढ़ी है सर, उसके अकॉर्डिंगली सर कोरोना होने के बाद पेशेंट की जो ब्लड के मोटा होने की या गाढ़ा होने का टेंडेंसी थी काफी सर बढ़ गई, जिसको सर हम बोलते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट बोलते हैं सर। जिसके कारण से हम्म। सर ये काफी ज्यादा ज्यादा खतरनाक साबित हुआ पेशेंट्स के लिए, खासकर जवान बच्चों के लिए, यंग पेशेंट्स के लिए। क्योंकि सर कोविड होने के बाद हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि यंग थे, काफी जवान थे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अच्छा, जो मैं ये कह दवाइयां रहा था कि देते जो हैं दवाइयाँ देते हैं हार्ट के पेशेंट को दिया हार्ट के जाता है, पेशेंट को वो दिया जाता है, वो ब्लड थिनर वो होता है, ब्लड या थिनर हार्ट होता है या क्या हार्ट उसका क्या क्या फंक्शन उसका क्या क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? सर हार्ट के पेशेंट्स को जो दवाइयाँ दी जाती है सर वो कई तरीके की होती हैं सर। उसमें एक तो ब्लड थिनर होती है, जैसे कि सर इकोस्प्रिन हो गई, या क्लोपिडोग्रेल हो गई, या प्रासोग्रेल हो गई, या टिकाग्रेलॉर हो गई, या कुछ और पेशेंट्स में वार्फरिन या एसीट्रॉन नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं। सर ये तो सर ब्लड थिनर्स होते हैं जो ब्लड पतला करते हैं, खून पतला करते हैं सर। सर उसका बेसिक मकसद ये रहता है कि सर ब्लड थिनर, खून अगर पतला रहेगा तो सर चांसेस प्लाक के रप्चर होने के कम जाते हैं।
सर दूसरी कुछ दवाइयाँ होती है सर, जैसे कि पेन किलर्स हैं जो कि सर हार्ट के एंजाइना पेन को कम करती हैं, जैसे कि सर निकोरांडिल है, रेनोलाजीन है, या नाइट्रोग्लिसरीन है। ये सर पेन कम करती हैं, हार्ट के जो आर्टरी ब्लॉकेज की पेन होती है उसको कम करती हैं। सर तीसरी दवाइयाँ हैं बीटा ब्लॉकर्स सर, जो सर हम देते हैं पेशेंट्स को उनकी हार्ट रेट को, धड़कन को कंट्रोल रखने के लिए। सर काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें कि हार्ट की बीमारी का मेन कारण धड़कन का बढ़ना होता है। पता लगा केवल रेट बढ़ी हुई है, 100 150 रेट आ रही है, और पेशेंट की जांच करी, इको नॉर्मल आता है, सब कुछ नॉर्मल आता है। तो सर ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि अगर आप रेट कंट्रोल कर देंगे, धड़कन ठीक कर देंगे, तो पेशेंट काफी आराम हो जाता है उसको। तो सर ये दवाइयाँ मुख्यतः हैं जो अपन देते हैं पेशेंट्स को। एक सवाल ये है कि ये क्रॉनिक हार्ट फेल्योर क्या होता है? सर क्रॉनिक हार्ट फेलियर सर, सर दो तरीके से हो सकता है सर। पेशेंट में या तो हार्ट की जो पंपिंग है वो कमजोर हो गई किसी कारण से, या सर दिल इतना ज्यादा मोटा हो गया है कि वो पंप ठीक से नहीं कर पा रहा है ब्लड को। सर इसके होने के सर ऑब्वियसली एक मेन कारण तो हार्ट अटैक ही होता है कि अगर किसी पेशेंट को अटैक पड़ गया है और उसकी पंपिंग कमजोर हो गई किसी कारण से, कि जो 60% 50% 55% 60% हार्ट पंप कर रहा होता है, वो अगर कम हो जाता है तो उस पेशेंट में बार बार हार्ट फेल होने का टेंडेंसी रहता है। मीन्स हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। सर दूसरा होता है कि कुछ काफी पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कि हम जांच करते हैं, अगर इको करते हैं और हमें मिलता है कि हार्ट फैला हुआ है, इसको बोलते हैं कि हार्ट फैल गया है। सर ऐसे पेशेंट्स में अगर आप जांच करते हैं तो एंजियोग्राफी करने पे कोई बीमारी नहीं मिलती है, नाली बिल्कुल नॉर्मल मिलती है। सर इस पेशेंट्स की कंडीशन को अपन बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डीसीएमपी। सर इस कंडीशन में क्या होता है कि सर हार्ट की मांसपेशियां फैल जाती हैं, जिसके कारण से पंपिंग कमजोर हो जाती है। सर ऐसे पेशेंट्स बार बार फेलियर में जाते रहते हैं, क्योंकि हार्ट अगर पंप ठीक से नहीं कर पा रहा होता है तो उनका जो लीवर होता है या किडनी होता है उस पर काफी ज्यादा असर आता है, जिसके कारण से उनको कंजेस्टिव हेपेटोपैथी या हेपेटोमेगाली हो जाती है, और ऐसे पेशेंट्स बार बार हार्ट फेलियर में जाते रहते हैं। तो सर इस तरह के पेशेंट्स में जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले होते हैं उस पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि समय समय पे इको या जांच होती रहे, जिससे ये पता चलता रहे कि पंपिंग कैसे चल रही है। दूसरा सर ऐसे पेशेंट्स को लगातार अपनी दवाइयों का बारे में अपडेट रहना चाहिए, डॉक्टरों से सलाह लेती रहनी चाहिए, और अपनी दवाइयों को नियमित रूप से खाना चाहिए, ताकि उनके हार्ट पे कोई भी लोड ना पड़े। अगर लोड बढ़ेगा तो बार बार हार्ट फेल होएगा। सर्दी के महीनों में खासकर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं ओपीडी में, जो कि बोलते हैं कि सांस फूलने लग गया है, जो पहले ठीक चल रहे थे और सर्दी में आते ही उनकी सांस फूलने लग जाती है। सर उस पेशेंट्स में हमेशा हमेशा यही मिलता है कि या तो पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, या दवाइयाँ नियम से नहीं खा रहा है, या डॉक्टर से फॉलोअप नहीं करवा रहा है। तो सर सर्दी के महीनों में मेनली इस तरह के पेशेंट बढ़ जाते हैं, और मेन कारण होता है इसमें कि हमें हार्ट फेलियर वाले पेशेंट जो मिलते हैं उसमें कार्डियोमायोपैथी या अटैक वाले पेशेंट मिलते हैं। सर एक एक कंडीशन और होती है, इसको हम बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिसीज। इसमें सर दिल के अंदर का वैल्व खराब हो जाता है। इस तरह के पेशेंट्स भी इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन है, और सर्दी के महीनों में ही इस तरह के पेशेंट हमारे पास ज्यादा आते हैं, जिसमें कि वैल्व खराब होता है, सिकुड़ा होता है या लीक हो रहा होता है। इन पेशेंट पे सर्दियों के आने के साथ साथ ही हार्ट पे लोड बढ़ जाता है और दिल फेल हो जाता है। तो सर इस तरह के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, और इसमें भी दवाइयों को एडजस्ट करके उन्हें एडवाइस किया जाता है कि ऑपरेशन करवाएं समय पे और अपना इलाज सही तरीके से लें। अच्छा, ये बताइए कि ये जैसे हमने सुना भी है और एक बार आपसे डिस्कस भी हुआ था, तो ये जो डाययूरेटिक का क्या रोल होता है? डायबिटिक सर एक तरह से मान लीजिए ब्रह्मास्त्र है पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट हार्ट फेलियर के हैं या जिनका दिल फेल हो चुका है या जिनका दिल कम काम कर रहा है। सर हार्ट पे लोड अगर किसी भी कारण से बढ़ता है तो उसको कम करने का सबसे मेन तरीका है पेशाब होना। जितना अच्छा पेशाब होगा पेशेंट को, उसके दिल पे उतना ही कम लोड रहेगा। सर काफी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका दिल फेल होता है, जिनको उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि उनका दिल फेल है, वो केवल हमें बता रहे होते हैं कि अगर सांस फूल रहा है, सांस फूल रहा है। और जब हम उनका चेकअप करते हैं, पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं, तो पता लगता है कि उनके चेहरे पे, पेट पे, पैरों में काफी ज्यादा सूजन आ रखी है। सर इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लूइड ओवरलोड, पानी शरीर में भर जाता है बहुत ज्यादा। और सर कम से कम 6 से 7 लीटर पानी शरीर में भरा होता है, तब पेशेंट को पता लगता है कि उसका सांस फूल रहा है, जिसका कारण उसका दिल है। तो सर डायबिटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, और समय समय पर इसका मॉडिफिकेशन भी होता रहना चाहिए। और ऐसे पेशेंट जो भर्ती होते हैं हमारे पास दिल फेल लेकर के, उसमें इनको हमें इंट्रावेनस भी देना पड़ता है, मतलब हमें इंजेक्शन के थ्रू भी इसको देते हैं ताकि हार्ट पे लोड को कम किया जा सके। सेकंड सर डायबिटिक का मेन रोल है सर उन पेशेंट्स के लिए जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जो सर क्रॉनिकली हाइपरटेंसिव पेशेंट है, क्योंकि सर डायबिटिक जो है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, अलॉन्ग विद कॉम्बिनेशन फॉर ऑल दोज पेशेंट हु आर न्यूली डायग्नोज्ड हाइपरटेंसिव, या
जो क्रॉनिकली हाइपरटेंसिव है, जिनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन सभी पेशेंट्स को डायबिटिक अपने साथ ऐड करके पक्का लेना चाहिए। अच्छा, बताइए कि ये जो हम डायरेटिक देते हैं या दवाइयां जो देते हैं, ये इससे काफी फर्क पड़ता है। ये तो आपने बता ही दिया। ये बताइए कि हार्ट के पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने वाइन ले लिया थोड़ा थोड़ा तो शायद आराम मिलता है, आपको मिलेगा। तो ये इसको जरा, ये मिथ है या फैक्ट है, इसको जरा आप एक्सप्लेन करिए। और क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए यंग एज से लेकर के और बुढ़ापे तक, ताकि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। सर हार्ट के पेशेंट में सर दो तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन मिलती है। सर यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास से प्लास्टिक लगा के जाते हैं या बाईपास के पेशेंट होते हैं, सर उन काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो घर जाकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनको प्रिकॉशन पे डाल दिया जाता है। वो केवल उबला खाना खा रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता खाने के लिए। सर ऐसे पेशेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं, क्योंकि उनको कमजोरी आती है बहुत ज़्यादा। हमारे पास ओपीडी में आते हैं 15 दिन 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद, कि सर पेशेंट को सूख गया है, कमजोर हो गया है, उनको कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा है। तो सर एडवाइस ये है कि जो नॉर्मल रूटीन खाना जो घर में बनता है, उस खाने से प्रॉब्लम नहीं होती है। दाल चावल सब्जी रोटी जो आप घर में खाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है। घर का जो घी होता है, घर में जो घी बनता है, या ऑलिव ऑयल है, या सरसों का तेल है, इसको थोड़ा बहुत मात्रा में यूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अत्यधिक सेवन का के लिए मना किया जाता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में अधिक ना खाएं। बाहर बाहर का जो तेल होता है, जो बार बार तला हुआ तेल होता है, उबला हुआ तेल होता है, या बाहर की जो चीजें होती है, मसाला पापड़ जो समोसे वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें होती है, या जो जंक फूड्स होते हैं, अगर आप बार बार इसका सेवन कर रहे हैं तो खतरा बढ़ने का चांस रहता है। नॉर्मल घर के खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, घर का खाना नॉर्मल खाना खाइए। दूसरा जो प्रिकॉशन है हार्ट पेशेंट्स के लिए, वो मतलब हमेशा से ही हम कहते आए हैं कि वो दवाइयों को नियमित रूप से लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग करें, जो भी करते हैं, शुगर को, बीपी को, थायराइड को, इस सबको कंट्रोल रखें। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो मोटापे को कंट्रोल करें, ये बहुत जरूरी है। और तनाव से दूर रहें, जितना तनाव से दूर रहेंगे, जितना स्ट्रेस से दूर रहेंगे, उतना ही फायदा होगा। क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ फिर स्टंट के ऊपर भी या हार्ट के ऊपर लोड पड़ने का काफी ज्यादा खतरा रहता है, जिससे फिर भविष्य में बार बार भर्ती होने की कंडीशन बनती है, और पेशेंट बार बार अस्पताल में आके भर्ती होता रहता है। और इसके कारण से हार्ट पे और लोड पड़ता है, जिससे पब्लिक और कमजोर होती है, फिर एक साइकिल बन जाती है। उस साइकिल को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, दवाइयों से भी काम नहीं चलता ऐसे पेशेंट्स में। तो अगर वो समय पे ही अब सारी प्रिकॉशंस मानता है और समय समय पर चेकअप कराता रहता है, तो लंबे समय तक उसको दिक्कत नहीं होती है। एक तो वाइन के बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में है। दूसरा, ये एक सवाल है जो अक्सर कई बार लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, कि जैसे हमें डॉक्टर ने कहा है कि एक्सर्शन मत लीजिएगा, लेकिन अब वो यंग हैं, तो क्या उन्हें अपनी सेक्स लाइफ भी बंद करनी पड़ेगी, चाहिए या नहीं? सर नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ से पेशेंट में, जो पेशेंट जिनका हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है, सर जैसे जैसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी पंपिंग 40-45% के ऊपर चल रही है, अगर वो अटैक के कारण से हो या किसी भी कारण से हो, सर ऐसे पेशेंट्स में अगर वो दवाइयाँ अपने नियमित रूप से ले रहे हैं, तो उन पेशेंट में सेक्स लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सर ऐसे पेशेंट जिनकी पंपिंग काफी ज्यादा कमजोर है, 15%, 20% या इससे भी कम चल रही है, सर ऐसे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि नॉर्मल सेक्स करें, अगर वो कर भी रहे हैं तो विग्रेस सेक्स ना करें, मतलब बहुत लंबे समय तक ना करते रहे, ऐसा ना करें। या सेक्सुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए कोई दवाई का उपयोग ना करें। दवाइयों को उपयोग करने से क्या होता है कि शरीर के हार्ट, मतलब शरीर के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है, हार्ट के ऊपर अचानक से लोड आता है, नाले के ऊपर अचानक से लोड आता है, इसके कारण से सांस फूलेगा या घबराहट बनेगी अचानक से। और कई बार हमने हमने मतलब हमारे पास ऐसे भी पेशेंट के थ्रू हमें पता लगता है कि रात में ये दिक्कत हो गई। तो उसमें सर एक कंडीशन ये भी रहती है कि पेशेंट सेक्स कर रहा हो या ऐसी कुछ प्रॉब्लम की बात कर रहा हो, काम कर रहा हो, और उसकी धड़कन में गड़बड़ी हुई, उसको बीटी हुआ और वो क्लैश कर गया। तो सर नॉर्मल रूटीन पेशेंट में, जो कि नॉर्मल हार्ट के साथ में है, 45% 50% के ऊपर का जो हार्ट की पंप चल रही है किसी पेशेंट्स में, उस पेशेंट में तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। मगर जिनके हार्ट की पंपिंग कमजोर है, जो काफी ज्यादा रिस्क में है, या पेशेंट ऐसे पेशेंट हैं जो काफी ऐसी दवाइयां कुछ ले रहे हैं जो कि उनके हार्ट की दवाइयों के साथ साथ इंक्लूडेड हैं, जो कि उनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं, वो लोग नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ में ही इन्वॉल्व रहें, विग्रेस सेक्स ना करें। वाइन के बारे में थोड़ा बताइए।
रेड वाइन जिसका चर्चा होती है। हाँ सर, 50 to 60 ml अगर वो अल्कोहल ले रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मगर पेशेंट सर उतना अवेयर होना चाहिए कि उसको पता है कि उसकी लिमिट क्या है अल्कोहल लेने के लिए। क्योंकि सर एक बार अगर डॉक्टर के थ्रू उसको ये एडवाइस कर दी जाती है कि हाँ आप अल्कोहल शुरू कर दीजिए या आप ये काम शुरू कर दीजिए, तो वो सोचता है कि बस डॉक्टर ने कह दिया है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर वो उसको क्या करता है कि सर वो 40 ml 50 ml को 100 ml पे ले जाएगा, 200 ml पे ले जाएगा, फिर सर ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो सर अगर पेशेंट अवेयर है या डॉक्टर की सलाह मान रहा है तो सर 50 to 60 ml हफ्ते में 1 या 2 बार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर वो अमाउंट बढ़ा करके लेगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली दिक्कत होगी उसको, फिर भी प्रॉब्लम में पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि इको जो है वो कराते रहना चाहिए, हर 2 महीने 3 महीने पे इको करा लेना चाहिए। तो इको से क्या कुछ अलार्मिंग मैसेजेस मिल जाते हैं? सर इको सर बेसिकली हार्ट की पंपिंग के लिए होता है या वेल्व कैसे काम कर रहे हैं। सर उससे ये डिसाइड करना में आसानी मिलती है कि दवाइयों को कितना मॉडिफाई करना है या उसको हार्ट के से लेवल से आगे भविष्य में कितना प्रॉब्लम हो सकता है। सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास जैसे इको कराने आता है या कोई पेशेंट हार्ट अटैक का है, इसका हमने आज इको किया है और मान लीजिए सर उसका अगर हार्ट 40% 40% काम कर रहा है, तो सर एक कंडीशन होती है हार्ट की रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग मतलब होता है सर कि हार्ट कैसे बिहेव करेगा फ्यूचर में जाकर के, वो इम्प्रूव करेगा कि वो ऐसा चीज रहेगा कि वो डिटोरेट कर जाएगा और कंडीशन और बिगड़ जाएगी। तो सर हम कई बार हमने देखा है कि सर पेशेंट जब 6 महीने बाद साल भर बाद आया इको कराने के लिए, तो कई बार पेशेंट की पंपिंग इंप्रूव भी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, काफी बढ़िया हो जाती है। ऐसे पेशेंट काफी अच्छे भी हो जाते हैं। बट सर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग काफी कमजोर हो जाती है, उल्टा हो जाता है। सर पता लगा 45% 50% हार्ट काम कर रहा था और वो 25% 30% पे आ गया है या 15% पे आ गया है। तो सर रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट जो बोलते हैं, जो एक साइंटिफिक टर्म है, लोगों को समझ नहीं आती है, मगर सर उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि अगर आप इको समय समय पे करवा रहे हैं तो ये पता चलता रहता है कि हमें आगे क्या करना है, दवाइयों को कितना मॉडिफाई करना है, कम करना है, बढ़ाना है, या कुछ और इंटरवेंशन का काम करना है, कुछ और जांच करनी है, तो उसके बारे में हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं और वो हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो कुल मिला के आपने ये जो बताया उसको मैं समराइज करता हूं, अगर इसमें कुछ छूट जाए तो आप बता दीजिएगा। एक तो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए और मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बुजुर्गों का ही क्या, हार्ट पेशेंट का ही क्यों, सारे बच्चों को, सारे यंग लोगों को भी घर का खाना पर ही फोकस करना चाहिए। और बाहर का खाना अगर कहीं खाने की मतलब जरूरत पड़ गई या मजबूरी हो गई तो वो मतलब मिनिमम उसको रखा जाए। तीसरी बात यह है कि रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, वॉकिंग की जाए। और चौथी बात यह है कि सिगरेट और मतलब तंबाकू और नशा इनसे परहेज किया जाए। और फिर आपने बताया कि स्ट्रेस ना पाला जाए, हालांकि ये मुश्किल काम है आज के जमाने में। एक नॉर्मल आदमी को भी स्ट्रेस हो ही जाता है। जैसे आप ओपीडी चलाते हो तो आपको वहां भी स्ट्रेस तो हो ही जाता होगा। दूसरे और सबसे आखिर में आपने बताया कि नींद प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बता दीजिए, तो उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सर लास्ट में सर मेरी एडवाइस सर यही है कि पेशेंट, जो भी पेशेंट जिसको भी ऐसा लग रहा है कि उसको हार्ट का पेन है या कुछ प्रॉब्लम है, सर ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज हैं, यंग पेशेंट्स हैं, सर वो अपना रेगुलर चेकअप पक्का कराते रहें। वो चाहे कहीं पर भी करवाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए, प्राइवेट में आए, कहीं पर भी वो दिखाएं, मगर एक बार अपने हार्ट का चेकअप पक्का करवाएं, ये पता कंफर्म करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम भविष्य में कुछ बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है। और दूसरों को भी एडवाइस करें कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके की, तो वो पक्का एक बार जाएं, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, उससे सर उनको ही फायदा है। और सर लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए उनको अगर डॉक्टर की एडवाइस मिल जाएगी तो इससे अच्छा उनके लिए क्या होगा, जो उनको सही सलाह बता सकता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रेगुलर चेकअप जो है वो कितने दिन पे होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग पूरा अगर पैकेज अगर हम देखते हैं, इको और सारी चीजें जो हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ईसीजी वगैरह, ये कितने दिन पे हो जाना चाहिए? सर पेशेंट्स जो कि सर अगर मेल 40 ईयर से नीचे का है या फीमेल 50 ईयर से नीचे की है, तो सर ऐसे पेशेंट में तो हम साल में या 2 साल में एक बार ही एडवाइस करते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो 2 साल में 1 साल में एक बार चेकअप हो जाए, रूटीन चेकअप सर।
बट सर अगर पेशेंट का रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है, सर बेसिकली चेकअप से डिपेंड करता है रिस्क रेशियो पे, कि पेशेंट अगर एज मोर देन 40 ईयर्स है या 50 ईयर्स है, वो स्मोकिंग कर रहा है, वो अल्कोहलिज्म कर रहा है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो सर जैसे-जैसे रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस किया जाता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली चेकअप कराइए। अगर रिस्क जो पेशेंट का वो रिस्क फैक्टर 3 के ऊपर जा रहा है, तो उनको एडवाइस होता है कि वो हर 6 महीने या 8 महीने पे अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। बढ़िया बातचीत आपने बताई डॉक्टर धीरज सोनी साहब, और इससे काफी लोगों को फायदा होगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाल करके मुझे दिया, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।